नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। तो अभी तक हम यशवंतराव होलकर तक देख चुके थे, होलकर रियासत में। और अब एक शॉर्ट रिवीजन लेकर के हम आगे चलेंगे और होलकर रियासत को ख़त्म करेंगे। तो कल सबसे पहले हमने अहिल्याबाई होलकर को देखा था, तो उनका एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। जैसे कि उनका जो जन्म था 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गाँव में हुआ था। उनके जो पिता थे मानकोटी शिंदे थे और माता सुशीला थी। उनका जो विवाह था वो मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से होता है 1733 में। और इस विवाह के पश्चात उनको पुत्र मालीराव और पुत्री मुक्ताबाई की प्राप्ति होती है। मालीराव और मुक्ताबाई की प्राप्ति उनको होती है। और फिर उनकी मृत्यु के बारे में कहते हैं कि 13 अगस्त 1795 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अहिल्याबाई होलकर शासक किस प्रकार से बनी थी हमने देखा था। तो अहिल्याबाई होलकर की जब आयु 29 वर्ष की थी, यानी कि जब वो 29 की एज की थी, तब उनके पति जो थे खांडेराव होलकर, उनका देहांत हो जाता है। फिर उसके पश्चात 1766 में उनके ससुर जी थे मल्हारराव होलकर, वो भी चल बसते हैं। और फिर इसके पश्चात उनके जो पुत्र बचते हैं मालीराव होलकर, जो कि अल्पायु में रहते हैं, तो उनका भी देहांत 1767 में हो जाता है। इसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर को स्वयं ही बागडोर संभालनी पड़ती है। फिर आगे चलें तो हमने अहिल्याबाई होलकर को देखा था कुशल राजनीतिक के रूप में, किस प्रकार से उन्होंने काम किए थे वो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शासन संचालन में सहायता हेतु उन्होंने अपना सेनापति तुकोजी राव को नियुक्त किया था। तुकोजी राव को वो अपना सेनापति नियुक्त करती हैं। इसके पश्चात उनकी कूटनीतिकता हमने देखी थी कि अंग्रेज़ों के साथ निकटता बढ़ाना भालू के साथ निकटता बढ़ाने जैसा है। अन्य पशु तो किसी न किसी युक्ति से मारे जा सकते हैं, किंतु भालू को मारना अत्यंत दुष्कर होता है। ये उनका ही कथन है ये, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कहा था। दूसरा देखें तो पेशवा राघोबा जब इंदौर पर चढ़ाई करते हैं, तो अहिल्याबाई होलकर उनको एक पत्र लिख करके कहती हैं कि आप जैसे वीरों का यह धर्म नहीं है कि आप एक अबला पर चढ़ाई करें। आप एक अबला पर चढ़ाई करें। फिर भी मैं हर तरह से तैयार हूँ। अगर मैं हार गई तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, पर भाग्यवश यदि आपकी पराजय हुई तो संसार क्या कहेगा, इस पर ज़रा विचार लीजिएगा। ये अहिल्याबाई होलकर पेशवा राघोबा को पत्र लिख करके कहती हैं। इसके पश्चात राघोबा चढ़ाई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर ने राजनीतिक चातुर्य से और कूटनीतिकता से अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। तो ये उनके कुशल राजनीतिकता का परिचय था। उसके पश्चात हमने देखा था कि अहिल्याबाई होलकर एक महान शिव भक्त थीं। तो उन्होंने शिव के काफ़ी सारे मंदिर बनवाए हुए थे। राज्य में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, हरिद्वार मंदिर, बद्रीनाथ आदि स्थानों के धार्मिक स्थलों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। बनारस में मणिकर्णिका घाट बनवाया था उन्होंने, और गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। अब उनके सामाजिक व जनकल्याणकारी कार्य देखे थे हमने, जिसमें इंदौर की जगह राजधानी उन्होंने महेश्वर में स्थानांतरित की थी। महेश्वर को उन्होंने साड़ी उद्योग का केंद्र बना दिया था। अनेक कुएं बनाए थे, बावड़ियाँ, सराय, धर्मशालाएँ, अनाथालय, वृद्धाश्रम, औषधालय, दान संस्थाएँ, भोजनालय, इन सब का निर्माण उन्होंने करवाया था। निष्पक्ष और त्वरित न्याय पर वो बल देती थीं, और इस न्याय पर बल देने में वो धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती थीं। अब आखिरी में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं उनके सम्मान में। तो फिर हमने देखा था कि 1995 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया था। 1995 में डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार के द्वारा उनके नाम पर। इंदौर स्थित विश्वविद्यालय और हवाई अड्डा का नाम देवी अहिल्या के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन उनके नाम पर देवी अहिल्या सम्मान भी देती है। तो इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर एक कुशल कूटनीतिक, जनकल्याणकारी, धर्मपरायण एवं योग्य शासिका थीं। यही कारण है कि उनकी तुलना ब्रिटेन की सामग्री कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ से की जाती है। ब्रिटेन की जो सामग्री थी कैथरीन ऑफ एलिजाबेथ, उनसे उनकी तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर को हमने समाप्त किया था। और अब उनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियां समझाओ, 5 नंबर में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर एक महान कूटनीतिक शासिका थी, कथन का मूल्यांकन करो। तो आप इनकी कूटनीतिकता के जो 2 बिंदु थे उनको बता करके और कंक्लूड कर देंगे। तो इन 2 प्रश्नों को आपको लिखना है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। फिर हमने आगे एक शासक को डिस्कस किया था जिसका नाम था तुकोजीराव होलकर प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1795 से लेकर के 1797 तक। तो जब अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो सेनापति रहते हैं तुकोजीराव होलकर, वो शासन को संभालते हैं। और इन्होंने राजधानी को महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित किया था।
इंदौर से महेश्वर को राजधानी ले गई थी कौन? अहिल्याबाई होलकर। इंदौर से महेश्वर राजधानी कौन ले गई थी? अहिल्याबाई होलकर ले गई थी, अहिल्याबाई। लेकिन महेश्वर से इंदौर कौन लेकर के आ रहा है? ये तुकोजी राव लेकर के आ रहे हैं। तो इन्होंने राजधानी को महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित किया था। इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर सेना का आधुनिकीकरण किया था। रोहिल्लाओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य से खदेड़ दिया था और भरतपुर में जाट सेना को पराजित करके खांडेराव होलकर की मृत्यु का बदला भी इन्होंने लिया था। 1793 में तुकोजीराव होलकर एवं महादजी सिंधिया के मध्य हुए लाखेरी के युद्ध में इन्हें पराजय देखनी पड़ी थी। तो तुकोजीराव होलकर प्रथम इंपोर्टेंट तो नहीं है। 3 नंबर में अगर आ जाए तुकोजीराव होलकर प्रथम तो आप इनको लिख देंगे। फिर हम आगे चले थे और हमने डिस्कस किए थे यशवंतराव होलकर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यशवंतराव होलकर की सामान्य जानकारी हमने देखी थी कि तुकोजीराव होलकर के दत्तक पुत्र थे। इतिहासकार NS इनामदार इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि इतिहासकार NS इनामदार ने किसे मध्य भारत का नेपोलियन कहा है? तो यशवंतराव होलकर को इतिहासकार NS इनामदार मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इन्हें राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि देते हैं। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसे राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यशवंतराव होलकर को राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है इनके टाइम पीरियड में 1803 से 1805 के समय। तो नए पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया षड्यंत्र पूर्वक इनके भाई जो थे बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं। फिर क्रोधित होकर के यशवंतराव होलकर पुणे पर अधिकार कर लेते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भाग करके अंग्रेजों के यहाँ शरण ली और फिर 1802 में बेसिन की संधि करते हैं। वो बेसिन की संधि क्या है? एक प्रकार की सहायक संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो बेसिन की संधि के पश्चात होता क्या है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशवा और सिंधिया जो रहते हैं, पेशवा और सिंधिया मिलकर के अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं। फिर भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? महाराजों की पराजय होती है, मराठों की जो है पराजय हो जाती है। और अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर के साथ एक राजपुर घाट की संधि की थी 1805 में, जिसके अनुसार यशवंतराव होलकर जो थे इन्हें चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। तो राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों ने की थी यशवंतराव होलकर के साथ, जबकि बसिन की संधि जो थी वो की थी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। और उसी संधि के परिणाम स्वरूप होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवा और सिंधिया दोनों मिलकर के लड़ते हैं। उसके पश्चात भी मराठों की इस युद्ध में हार हो जाती है। राजपुर घाट की संधि हो जाती है यशवंतराव के साथ अंग्रेजों की, और राजपुर घाट की संधि 3 नंबर में आ सकती है। तो यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि, जिसके अनुसार यशवंतराव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। फिर यशवंतराव होलकर के बारे में कहते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा मंदसौर स्थानांतरित की थी, और इन्होंने मानपुरा में ही आधुनिक तोपखाना स्थापित किया था। यही भानपुरा में 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। यहीं भानपुरा मंदसौर में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यशवंतराव होलकर खत्म होते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यशवंतराव होलकर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आप बता देंगे, 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। और एक 3 नंबर में यशवंतराव होलकर को लिख सकते हैं, और एक तुकोजीराव प्रथम जो अभी हमने डिस्कस किए थे उनको भी 3 नंबर में आपको लिख करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना है। अब यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके पश्चात अब हमें आगे चलना है, और अब यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई है भानपुरा मंदसौर में 1811 में। तो अब डिस्कस करेंगे हम किसे? मल्हार राव होलकर द्वितीय को। मल्हार राव होलकर द्वितीय। मल्हार राव होलकर द्वितीय का पहले हम सामान्य परिचय लेते हैं। तो मल्हार राव होलकर द्वितीय के बारे में कि यशवंतराव होलकर की मृत्यु जब हो जाती है, यशवंतराव होलकर की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था मल्हार राव होलकर द्वितीय, ये 4 वर्ष की आयु में शासक बनता है। तो मल्हार राव होलकर द्वितीय किसके पुत्र हैं? यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर की मृत्यु के पश्चात, यशवंतराव होलकर की मृत्यु के पश्चात
उनका जो पुत्र रहता है, कौन, मल्हार राव द्वितीय, ये शासक बनता है। अच्छा, जब ये शासक बनता है तो इसकी एज कितनी रहती है? 4 वर्ष। अब 4 वर्ष का बालक तो शासन कर नहीं पाएगा, यानी कि ये अल्प आयु में है। और जब भी कोई शासक अल्प आयु में रहता है तो फिर कोई ना कोई संरक्षक के रूप में उसका शासन चलाता है। तो जब मल्हारराव होलकर द्वितीय अल्पायु में थे, 4 वर्ष के थे, तो इनकी माताजी रहती हैं तुलसाबाई होलकर, यानी कि यशवंतराव होलकर की पत्नी तुलसाबाई होलकर। तुलसाबाई होलकर ये संरक्षिका के रूप में शासन चलाएंगी। तो तुलसाबाई होलकर भी अगर 3 नंबर में आ जाए तो आप लिख पाओगे कि मल्हारराव होलकर द्वितीय की संरक्षिका थी और यशवंतराव होलकर की पत्नी थी। अभी और है, जैसे कि जो तुलसाबाई होलकर हैं, इनकी 1817 में एक पिंडारी रहता है गफूर खां। गफूर खां पिंडारी क्या करता है, ये अंग्रेजों के साथ संधि करेगा। गफूर खां पिंडारी क्या करेगा, अंग्रेजों के साथ संधि करेगा। अंग्रेजों के साथ संधि करके ये तुलसाबाई की हत्या कर देगा। तुलसाबाई की हत्या, जब तुलसाबाई की हत्या हो जाती है, फिर उसके पश्चात मल्हारराव होलकर द्वितीय अपनी सत्ता का संचालन करेंगे। मल्हारराव द्वितीय अब शासन संचालन करेंगे। तो अब गफूर खां पिंडारी भी अगर 3 नंबर में आ जाए तो भी लिख पाओगे, क्योंकि कभी कभी पीसीएस पूछ लेता है 3 नंबर में से क्वेश्चंस को जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो गफूर खां पिंडारी भी अगर आए तो लिख पाओगे, और तुलसाबाई भी अगर आए तो भी लिख पाओगे। अब मल्हारराव होलकर द्वितीय जो कार्य करते हैं उन्हें हम देखते हैं। मल्हारराव होलकर द्वितीय के टाइम पीरियड में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो सबसे पहली बात तो कि मल्हारराव होलकर द्वितीय को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का सामना करना पड़ा था। इनके टाइम पीरियड में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसका सामना इन्होंने किया था। 1817 में महदपुर की लड़ाई होती है। 1817 में महदपुर की लड़ाई, तो महदपुर की लड़ाई जो होती है, इसमें मल्हारराव होलकर द्वितीय की पराजय होती है। मल्हारराव होलकर द्वितीय की पराजित होते हैं इस लड़ाई में। 1818 में अंग्रेजों के साथ मल्हारराव द्वितीय एक संधि करते हैं, मंदसौर की संधि। कौन सी संधि? मंदसौर की संधि। इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मंदसौर की संधि। तो 1818 में मल्हारराव होलकर द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई सहायक संधि, ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। तो आप लिख पाओगे इस प्रकार से 3 नंबर में कि 1818 में मल्हारराव होलकर द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई एक प्रकार की सहायक संधि। और इस संधि के पश्चात हुआ क्या था कि इंदौर रियासत पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। जो इंदौर रियासत थी, इंदौर रियासत ये पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। तो मंदसौर की संधि में 3 नंबर में क्या लिखेंगे, 1818 में मल्हारराव होलकर द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई एक प्रकार की सहायक संधि। प्रावधान में लिख देंगे कि इसमें इंदौर रियासत पूर्णतः अब अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। और महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो जो मल्हारराव होलकर द्वितीय थे, इन्होंने 1818 में अपनी जो राजधानी थी, अपनी राजधानी
भानपुरा मंदसौर में भानपुरा से कहाँ ले जाएंगी ये, इंदौर पुनः स्थानांतरित कर ली थी। तो भानपुरा मंदसौर से पुनः कहाँ ले आए, ये इंदौर ले आए। अच्छा, अब इंदौर से भानपुरा कौन ले गया था, तो इंदौर से भानपुरा यशवंतराव होलकर ले गए थे, और ये पुनः भानपुरा से इंदौर राजधानी को ले आते हैं। मल्हारराव होलकर द्वितीय के शासनकाल में ही महू के अंदर ब्रिटिश छावनी का निर्माण हुआ था। महू के अंदर ब्रिटिश छावनी निर्माण हुआ था। दो इम्पोर्टेंट बातें और इनके बारे में, कि इन्होंने इंदौर में पुराना महल और पंडारीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इंदौर में दो चीज़ें ये बनवाते हैं, एक तो पुराना महल, दूसरा पंडारीनाथ मंदिर। पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण ये करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये मल्हारराव होलकर द्वितीय जो है, मल्हारराव होलकर द्वितीय कि यशवंतराव होलकर की मृत्यु के पश्चात ये 4 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। चूँकि ये अल्पायु के थे तो तुलसाबाई होलकर इनकी माता संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन जो तुलसाबाई होलकर थी, तुलसाबाई होलकर की मृत्यु कौन करेगा, तो गफ्फूर खां एक पिंडारी था। ये 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करके तुलसाबाई की हत्या कर देता है, और फिर मल्हारराव द्वितीय ही शासन संचालन करते हैं। मल्हारराव द्वितीय के शासन संचालन में हमने देखा कि उन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का सामना किया था। 1817 में जब मैहतपुर की लड़ाई होती है तो मल्हारराव द्वितीय पराजित हो जाते हैं, और 1818 में मंदसौर की संधि अंग्रेजों के साथ ये करते हैं, जिसमें इंदौर की जो रियासत थी ये पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। और 1818 में ये अपनी राजधानी भानपुरा से इंदौर में पुनः स्थानांतरित कर लेते हैं। साथ ही साथ महू में इन्होंने ब्रिटिश छावनी का एक निर्माण करवाया था, एवं इंदौर में पुराना महल और पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार से मल्हारराव होलकर द्वितीय समाप्त होते हैं, और आगे चलते हैं। अब देखते हैं मार्तंडराव होलकर को। तो 1833 से 1834 तक एक शासक रहता है, मार्तंडराव होलकर। अब ये इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, मार्तंडराव होलकर। अब मार्तंडराव होलकर कौन है, तो ये मल्हारराव होलकर द्वितीय का उत्तराधिकारी है, उनका दत्तक पुत्र। कौन है मार्तंडराव होलकर, तो मार्तंडराव होलकर मल्हारराव होलकर द्वितीय का दत्तक पुत्र है। मल्हारराव द्वितीय का दत्तक पुत्र है। दूसरी बात क्या है इसके बारे में, कि इसे शीघ्र ही यशवंतराव होलकर के भतीजा जो रहता है हरिराव होलकर, वो इसे राजगद्दी से अपदस्थ कर देता है। तो यशवंतराव होलकर का भतीजा कौन है, हरिराव होलकर। हरिराव होलकर इसे अपदस्थ कर देता है, और इसकी मृत्यु पुणे में 1849 में होती है। तीन बातें इसके बारे में अगर कभी आ जाए तो बस इम्पोर्टेंट नहीं है, कि मार्तंडराव होलकर कौन है, तो मल्हारराव द्वितीय का दत्तक पुत्र है, शासक बनता है, किंतु जो यशवंतराव होलकर थे उनका भतीजा रहता है हरिराव होलकर, वो इन्हें अपदस्थ कर देता है, और आगे चल के इनकी 1849 में पुणे में जाकर मृत्यु होती है। अब जब बात हरिराव होलकर की आई है, तो हरिराव होलकर को डिस्कस करते हैं। हरिराव होलकर 1834 से और 1843 तक रहता है। तो हरिराव होलकर सबसे पहले तो है कौन, तो जो यशवंतराव होलकर के भाई थे बिट्ठू जी, जिनकी षड्यंत्रपूर्वक हत्या की थी, तो वही बिट्ठू जी हैं ये। हरिराव होलकर के बारे में कि यशवंतराव के भाई बिट्ठू जी
का बिट्ठू जी का पुत्र है ये। और इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना रहती है कि इंदौर में प्रथम रेसिडेंसी विद्यालय का स्थापना होती है। इसके शासनकाल में इंदौर में प्रथम रेसिडेंसी विद्यालय की स्थापना होती है। तो ये तो 3 नंबर में आ सकता है, हरिराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी का पुत्र और इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना, इंदौर में प्रथम रेसिडेंसी विद्यालय की स्थापना होना। 1843 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1843 में मृत्यु। अब इसके पश्चात आते हैं खांडेराव होलकर तृतीय। खांडेराव होलकर तृतीय ये 1843 से 1844 तक रहते हैं। 1847 से 1844 तक ही रहते हैं। तो हरिराव होलकर की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र आते हैं खांडेराव होलकर तृतीय, और 1847 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कोई नहीं है, ये हरिराव होलकर जो थे हरिराव होलकर के दत्तक पुत्र हैं। हरिराव होलकर के दत्तक पुत्र, और 1844 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके पश्चात आते हैं तुकोजी राव होलकर द्वितीय, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये महत्वपूर्ण शासक हैं। तुकोजी राव होलकर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड है 1844 से लेकर के और 1886 तक। तो सबसे पहला ही पॉइंट इनके बारे में लिख लो, 1844 से 1886 तक के शासक रहते हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहता है कि 1857 की जो क्रांति रहती है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय यही थे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय ये थे। और इनका एक महान कार्य कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था और उनके प्रति ये वफादार रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रहे थे ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार भी ये रहे थे। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस होलकर वंशीय शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था? तो वो महान शासक थे तुकोजी राव होलकर द्वितीय। कारण जो भी रहे हो, दाग है तो है। अब इनको डिस्कस करते हैं तुकोजी राव होलकर द्वितीय को। तो सबसे पहली बात तो तुकोजी राव होलकर द्वितीय जो है, तुकोजी राव द्वितीय का पहले हम परिचय लेते हैं। तो जब खांडेराव होलकर तृतीय जो थे, इनकी मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात तुकोजी राव होलकर द्वितीय शासक बनते हैं। अब जो तुकोजी राव होलकर द्वितीय जो है, ये होलकर वंश की एक शाखा थी, जमात शाखा। ये होलकर वंश की, एक मिनट, होलकर वंश की जमात शाखा, होलकर वंश की जमात शाखा के सरदार थे श्रीमंत संतोष जी राव होलकर। जमात शाखा के सरदार कौन थे? श्रीमंत संतोष जी राव होलकर। संतोष जी राव होलकर। तो संतोष जी राव होलकर के ये पुत्र थे। कौन? तुकोजी राव द्वितीय। तो होलकर वंश की जमात शाखा के श्रीमंत संतोष जी राव होलकर के पुत्र थे तुकोजी राव होलकर द्वितीय। और तुकोजी राव होलकर द्वितीय को जो राजगद्दी थी वो प्राप्त हुई थी अंग्रेजों के समर्थन से। अंग्रेजों के समर्थन से।
और इसी का परिणाम था कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रति वफादारी निभाते हैं। खैर, हमें इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनको देखना है, क्योंकि हम 5 नंबर में वही लिखने वाले हैं। तो इनके समय के महत्वपूर्ण कार्य, पहला कार्य है कि इंदौर में इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास के लिए प्रयास किए थे। तो इंदौर में पहली बार जो था प्लान्ड रूप से डेवलपमेंट और कहें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, तो खुजराहो होलकर द्वितीय के टाइम पीरियड में। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि इंदौर में एक तो योजनाबद्ध विकास, दूसरा औद्योगिक विकास के लिए प्रयास इन्होंने कर लिए थे, या फिर पहली बार प्रयास इन्होंने ही किए थे। दूसरा कार्य ये है कि 1878 में पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी एक समझौता हुआ था, और फिर उसके पश्चात क्या होता है, डाकघरों की स्थापना की गई थी। तो इनका दूसरा कार्य जो होगा कि पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता एवं डाकघरों की स्थापना। तो दो कार्य हो गए कि एक तो इंदौर में योजनाबद्ध तरीके से विकास और औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ है, दूसरा पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता हुआ है और डाकघरों की स्थापना होने लगी थी। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम अलग कलर से। तीसरा पॉइंट यह है, 1885 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था, जिस पर तुकोजीराव होलकर द्वितीय का चित्र भी था। तो 1885 में 1885 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था, पहला डाक टिकट जारी। 3 कार्य हो गए, पहला इंदौर में योजनाबद्ध विकास, औद्योगिक विकास, दूसरा पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता, डाकघरों की स्थापना, तीसरा 1885 में पहला डाक टिकट जारी। और चौथा जो कार्य है वो है कि 1870 में रेलवे निर्माण के लिए अंग्रेजों से समझौता किया था और वित्तीय सहायता भी इन्होंने की थी। 1870 में रेलवे निर्माण के लिए इन्होंने अंग्रेजों से क्या किया था, समझौता किया था। रेलवे निर्माण के लिए अंग्रेजों से समझौता और फाइनेंशियल हेल्प भी इन्होंने की थी, वित्तीय सहायता भी इन्होंने की थी। तो ये 4 कार्य रुका इनके, इंदौर में योजनाबद्ध विकास, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता, पहला डाक टिकट जारी और रेलवे का निर्माण और के लिए इन्होंने समझौता भी किया था 1870 में। और देखते हैं इनके बारे में। 5वां जो पॉइंट है कि इन्होंने 1875 में 1875 में इंदौर खंडवा रेल लाइन का निर्माण करवाया था। इंदौर खंडवा रेल लाइन निर्माण। 6वां पॉइंट इनके बारे में ये है कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी 1884 में। तो 1884 में देखिए, ईयर भले ही याद ना हो, लेकिन जो इन्होंने महत्वपूर्ण इनके जो कार्य हैं वो हमें याद रहना चाहिए। तो 1884 में इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी। कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। और इनके बारे में एक कार्य और है महत्वपूर्ण कि इन्होंने स्टेट मिल कपड़ा उद्योग की स्थापना करवाई थी और जो दुकानें थी उनको व्यवस्थित करवा दिया था। तो स्टेट मिल कपड़ा उद्योग। 7वां पॉइंट क्या है, स्टेट मिल कपड़ा उद्योग की स्थापना। तो ये तुकोजीराव होलकर द्वितीय हमारे खत्म होते हैं।
तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तो क्या देखा था हमने कि ये होलकर वंश की जमात शाखा के श्रीमंत संतोषजीराव होलकर के पुत्र थे और अंग्रेजों के समर्थन से ये गद्दी पर बैठे थे। तो फिर इन्होंने 1857 की स्वतंत्रता समर में अपनी वफादारी भी निभा दी थी। इनके कार्य में हमने देखा था कि इंदौर में योजनाबद्ध तरीके से विकास और औद्योगिक विकास के प्रयास इन्होंने किए। पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ संबंधी समझौता किया और डाकघरों की स्थापना इन्होंने करवाई। 1885 में पहला डाक टिकट इन्होंने ही जारी किया। 1870 में रेलवे निर्माण के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया और फाइनेंशियल जो भी हेल्प थी वो भी इन्होंने की थी। इसके पश्चात हमने देखा कि 1875 में इंदौर खंडवा रेल लाइन का निर्माण इन्होंने करवाया था। 1884 में इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल का निर्माण करवाया। एंड लास्ट पॉइंट कि इन्होंने स्टेट मिल कपड़ा उद्योग का स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो इस प्रकार से हमारे तुकोजीराव होलकर द्वितीय समाप्त होते हैं। और अब आगे जो शासक आते हैं वो हैं शिवाजीराव होलकर। शिवाजी राव होलकर। शिवाजीराव होलकर का जो टाइम पीरियड है वो है 1886 से 1903 तक। तो शिवाजीराव होलकर हैं कौन? तो ये तुकोजीराव होलकर द्वितीय जो थे उनके उत्तराधिकारी हैं। तुकोजीराव द्वितीय के पुत्र व उत्तराधिकारी। ठीक है, तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय के पुत्र व उत्तराधिकारी हैं ये। और इनके टाइम पीरियड में भी कई सारे इम्पोर्टेंट काम हुए थे जो कि हमें देखने हैं। तो इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनका विवरण। तो शिवाजीराव होलकर जब भी आए 5 नंबर में तो सीधा लिखा जाएगा कि तुकोजीराव होलकर द्वितीय के पुत्र व उत्तराधिकारी, इनके शासनकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। कार्य नंबर 1 कि इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर तुकोजीराव अस्पताल की स्थापना करवाई थी। तो 1887 में कहाँ करवाएंगे भैया? इंदौर में करवाएंगे। इंदौर में तुकोजीराव अस्पताल निर्माण करवाया था इन्होंने। 1889 में इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। तो पहला काम क्या है कि 1887 में इंदौर में तुकोजीराव अस्पताल की स्थापना करवाना। दूसरा 1889 में इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाना। आगे चलते हैं। तो तीसरा कार्य जो है इनका, एक मिनट। तो तीसरा जो काम है इनका कि इन्होंने इंदौर के अंदर इन्होंने जयविलास महल, लालबाग पैलेस और एक और सुखविलास महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इंदौर में जयविलास महल, लालबाग पैलेस और सुखविलास महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। चौथा पॉइंट क्या है इनके बारे में कि इन्होंने इंदौर में होलकर महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। 1891 में होलकर महाविद्यालय स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। पांचवा पॉइंट है इनके बारे में कि इन्होंने खरगोन में दरियाब महल का निर्माण करवाया था। खरगोन बड़वाह में क्या बनवाया था इन्होंने? दरियाब
दरियाब महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इतनी बातें इनके बारे में। कि शिवाजीराव होलकर कौन थे, तो ये तुकोजीराव द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनके महत्वपूर्ण कार्य में क्या है कि सबसे पहला कार्य इनका था कि इन्होंने 1887 में इंदौर में तुकोजीराव अस्पताल की स्थापना करवाई थी। दूसरा, इन्होंने 1889 में इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। फिर हमने देखा था कि इन्होंने तीसरा काम इनका क्या था कि इंदौर में जयविलास महल, लालबाग पैलेस और सुखविलास महल की स्थापना इन्होंने करवाई थी। चौथा, 1891 में इंदौर में होलकर महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पांचवा, बड़वाह खरगोन में दरिया महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे चलते हैं। 1903 में होता क्या है कि शिवाजीराव होलकर जो है वो अस्वस्थ रहते हैं। तो 1903 में शिवाजीराव होलकर अस्वस्थता के कारण राज्य कार्य से लेते हैं अवकाश। राज्य कार्य से अवकाश लेते हैं और इनके जो पुत्र रहते हैं तुकोजीराव बहादुर, उनको शासन बनाते हैं। तुकोजीराव बहादुर को शासक बनाएंगे और उनको सत्ता सौंप देते हैं। तो अब आएंगे कौन? तुकोजीराव होलकर तृतीय। बस तुकोजीराव होलकर तृतीय और उसके पश्चात यशवंतराव होलकर द्वितीय और होलकर रियासत हो जाती है समाप्त। तो इनको और देखिए लेते हैं। हेडिंग डालेंगे तुकोजीराव होलकर तृतीय। टाइम पीरियड क्या है इनका? 1903 से 1926, 1903 से 1926 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो तुकोजीराव होलकर तृतीय 13 वर्ष की अवस्था में शासक बन जाते हैं। चूँकि ये रहेंगे अल्पायु, तो जब ये अल्पायु रहेंगे तो शासन संचालन के लिए एक काउंसिल गठित की जाती है और उसके अध्यक्ष रहते हैं ब्रिटिश रेजिडेंट। चूँकि शिवाजीराव होलकर अस्वस्थता के कारण अपना जो शासन है वो तुकोजीराव को देते हैं। अब तुकोजीराव होलकर तृतीय बनते हैं मात्र 13 वर्ष की उम्र में शासक। 13 वर्ष के हैं तब बन गए ये शासक। चूँकि 13 वर्ष की अवस्था में शासक बन गए तो ये अल्पायु के हैं, तो अब शासन संचालन के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी। तो जब शासन संचालन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक काउंसिल की गठन किया था, एक काउंसिल बनती है। काउंसिल का होता है गठन, तो फिर उसकी अध्यक्षता रहती है ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में। ब्रिटिश रेजिडेंट उसकी अध्यक्षता करती है। अब इनके टाइम पीरियड में जो कार्य होते हैं उनको देख लेते हैं। चंदा मामा। और अब इनके कार्य देखते हैं। तो कार्य में आता है सबसे पहला कार्य कि इन्होंने अहिल्या आश्रम विद्यालय और चंद्रवती विद्यालय की स्थापना करवाई थी। इन्होंने 1913 में अहिल्या आश्रम विद्यालय, अहिल्या आश्रम विद्यालय एवं चंद्रवती विद्यालय की स्थापना करवाई थी। चंद्रवती विद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी। दूसरा कार्य इनका यह है कि 1914 में इन्होंने जो टीबी के रोगी रहते हैं उनके लिए सैनिटोरियम का निर्माण करवाया था। तो इंदौर में इन्होंने 1914 में 6 रोगी जो रहते हैं, टीबी रोग जिसे कहते हैं, 6 रोगियों के लिए, 6 रोगियों हेतु क्या बनवाते हैं? एक सैनिटोरियम का इन्होंने निर्माण करवाया था। अगला कार्य इनका यह है कि हुकुमचंद्र मिल इंदौर में जो है उसकी नींव इन्होंने रख दी थी। 1914 में हुक्म चंद्र मिल की नींव इन्होंने रख दी थी। आगे देखते हैं। इन्होंने खाद्य पदार्थ जो है उनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। खाद्य पदार्थों की क्या हो रही थी? कीमत बढ़ रही थी। तो खाद्य पदार्थों की
कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला कार्य है इनके टाइम पीरियड का कि विधवा विवाह और सिविल मैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में पारित हुए थे। विधवा विवाह व सिविल मैरिज एक्ट पारित हुए थे। सिविल मैरिज एक्ट पारित। कृषि कल्याण के लिए भी ये एक व्यवस्था लाते हैं। कृषकों के कल्याण के लिए, कृषि कल्याण के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, ये तो आधुनिक भारत में ही जाना जाता है। तो कृषि कल्याण की व्यवस्था के लिए इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। और ये न्याय के लिए भी ये कार्य करते हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने न्याय के लिए 3 स्तरीय न्यायालय व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर थे, जिला स्तर पर थे और अधीनस्थ न्यायालय भी थे। ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय, जिला स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना इन्होंने लागू की थी। इस प्रकार से तुकोजीराव होलकर तृतीय खत्म होते हैं। और अब अंतिम होलकर वंशीय शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय। टाइम पीरियड इनका 1926 से 1947। तुकोजीराव होलकर तृतीय के उत्तराधिकारी कौन है? यशवंतराव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव तृतीय के उत्तराधिकारी हैं ये। और इनके टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनको हमें देखना है, कार्य जो कि हम डिस्कस करते हैं। और फिर कार्यों को देखने के पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो 1947 तक के शासक रहते हैं और फिर 1947 में ये इंदौर रियासत को भारतीय संघ में विलय कर देते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। कार्य 1935 में इन्होंने क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना की थी। क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना की थी। दूसरा, हवाई अड्डे का निर्माण प्रयास किया था। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए इन्होंने प्रयास भी किए थे। तीसरा, इन्होंने यशवंत सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। यशवंत सागर जलाशय का इन्होंने निर्माण करवाया था। एक एमबाय हॉस्पिटल सुना है? एमबाय हॉस्पिटल सबने सुना है। एमबाय हॉस्पिटल का निर्माण कौन करवाएगा? इसे कहते हैं यशवंतराव चिकित्सालय। यशवंतराव चिकित्सालय का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और होलकर क्रिकेट क्लब का गठन भी इन्होंने करवाया था। होलकर क्रिकेट क्लब। और एक और करवाया था इन्होंने मणिक बाग महल का निर्माण। मणिक बाग महल का निर्माण इन्होंने कराया था। मणिक बाग महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना करना, हवाई अड्डे का निर्माण के लिए प्रयास करना, यशवंत सागर जलाशय बनवाना, यशवंतराव चिकित्सालय की स्थापना करवाना, होलकर क्रिकेट क्लब का गठन करवाना और मणिक बाग महल का निर्माण करवाना, ये इनके प्रमुख कार्य थे। अंत में क्या है कि यशवंतराव होलकर द्वितीय जो थे, ये होलकर रियासत के अंतिम शासक थे। और 1947 में ये क्या करते हैं, इंदौर रियासत को भारतीय संघ में विलय
भारतीय संघ में विलय करते हैं। 1948 में होलकर रियासत मध्य भारत राज्य की हिस्सा बनती है। जो होलकर रियासत थी ये मध्य भारत राज्य जो बनता है उसका हिस्सा बनेगी, मध्य भारत राज्य का हिस्सा बनती है। और फिर इसकी 2 राजधानियाँ बनती हैं। इसकी 2 राजधानियाँ बनती हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसकी शीतकालीन राजधानी रहती है इंदौर और ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्वालियर थी। तो इस प्रकार से होलकर रियासत कंप्लीट होती है। और हमने होलकर रियासत के लगभग संपूर्ण शासकों को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और यहाँ से अब किसी भी प्रकार का अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे आराम से डिस्कस कर पाते हैं। तो अब जब इसके पश्चात हम एक वीडियो और लाएंगे होलकर रियासत की, जिसमें हम जितने भी अभी तक PYQ आए हुए हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस तो हमने यहीं पर डिस्कस किए हैं, लेकिन जो PYQ प्रीलिम्स में अब इसके आए हुए हैं उनको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार हम होलकर रियासत को संपूर्णता से समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये पूरा प्लेलिस्ट जिसमें होलकर रियासत को हमने कंप्लीट किया है। और कोई सुझाव जो आपका हो वो आप दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।